वेलकम टू द सेशन गाइस। सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से इकोनॉमी की क्लासेस में। तो इकोनॉमी का क्या शेड्यूल कैसा रहना चाहिए या हमारी चीज़ें किस तरीके से चलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि दिस सेशन इज़ माइंड ब्लोइंग। ओके, बहुत अच्छा जाने वाला है। और मैं आपको बता देती हूँ प्रहार का, ठीक है, प्रहार का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और ये इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है। और स्पेशली गाइज आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ जनरली एक और बात बता देती हूँ। प्रहार की एक सेकेंड, देखिए अभी प्रहार का जो बैच है ना, देखिए ये प्रहार का बैच है। और इस प्रहार के बैच को अगर अभी आप देखिए, इसके हैप्पी आवर्स तो हो गए पर मैंने इसी तरीके से खोल दिया है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं ना इस प्रहार के बैच को, और साथ ही साथ बैच के अंदर गाइस एक सेकेंड ना, चलिए मैं आपको बीच में इस चीज़ के बारे में बता दूंगी। ओके, सो वेल इकोनॉमी की क्लासेस में हम लोग हमारा जो इकोनॉमी का सिलेबस होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमें किस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है, हमें इकोनॉमी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और कहाँ से कितना वेटेज रहता है, आपको कितना पढ़ना है और कितनी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो सबसे पहले देखिए, इकोनॉमी, जनरली हमें इकोनॉमी जब ये वर्ड आता है ना, तो आप लोगों को थोड़ी रिसर्च की भी ज़रूरत है। आज हम ना एक रोड मैप टाइप का तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? रोड मैप टाइप का, कि एक रोड मैप क्या होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या क्या हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। तो ये सारी बातें आज आपकी मैं क्लियर करूँगी। बच्चे, आप लोगों ने प्रीवियस कई टाइम से देखा होगा, ठीक है, मतलब कई बार ये चीज़ देखी होगी कि इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स की देखने के लिए मिल रही है, राइट। तो वो बेसिकली क्या है, हमें कितना प्रिपेयर करना है और हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से एक बार डिस्कशन करना चाहती हूँ। फिर मैं आपके सिलेबस पे भी आऊँगी और वन बाय वन करके आपको सारा सिलेबस भी कराऊँगी। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, प्योरली इसको स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी को। तो बच्चे देखिए, जनरली हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन सा मतलब हमारा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा तरीक़ों से मतलब कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में, तो यहाँ पर हम इकोनॉमी सीखते हैं कि इकोनॉमी जनरली क्या होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो उसके पहले जब भी देखिए हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इंट्रोडक्शन से ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, हमें कितने टाइम इसको पढ़ना है या फिर इस सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से डील करना है, राइट। जब हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो पहले मैं आपको कुछ डीलिंग चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले हमें इकोनॉमी का आपको पता लगना चाहिए। जब भी बच्चे देखिए, हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया, ठीक है, मैं अब आपको इकोनॉमी पढ़ा रही हूँ, तो उस कंडीशन में हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए उस सब्जेक्ट का वेटेज। क्या पता होना चाहिए? उस सब्जेक्ट का वेटेज, कि वो सब्जेक्ट का वेटेज एक्चुअली कितना है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक वेटेज, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ठीक है। वेटेज का मतलब क्या होता है कि वो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं या वो सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे एग्ज़ाम में कितनी वेटेज रखता है। क्योंकि नाउ द टाइम फॉर द स्मार्ट स्टडी, ठीक है, अब ये वो टाइम है, दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर द स्मार्ट स्टडी, कि ये एक बहुत हाई टाइम है कि अब आपको स्मार्ट स्टडी में तब्दील होना ही पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। विदाउट द स्मार्ट स्टडी आप चीज़ों को गेन आउट नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमेशा यही कहती है, याद रखिएगा, कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमेशा ये कहती है कि हमें सब्जेक्ट का वेटेज पता रहना चाहिए। बच्चे देखिए, आपने प्रीवियसली जितना भी देखा होगा,
ठीक है। प्रीवियसली आपने जितना भी देखा होगा, हमें सबसे पहले कि इसका वेटेज पूरा पता होना चाहिए कि बेसिकली कि जर्नली हमारा क्या है क्या नहीं है, यह हमें पता होना चाहिए कि वेटेज हम कैसे पता करें। वेटेज पता करने के लिए हमें चीज़ों का PYQ लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करनी चाहिए। अगर आप PYQ नहीं कर रहे, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या मैंने आप लोगों को पॉलिटी भी पढ़ाया प्रहार बैच में, ठीक है। अब ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्या है कि अगर आप इसे मेरे कोड से यूज़ करते हैं, कि पूनम मैम के कोड से अगर हम इसे लेते हैं, तो आपको सिर्फ 50% पे करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप मेरे कोड से इस बैच को लेना चाहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम से जब आप बात करेंगे, और अगर मेरे कोड से आप इसको बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको सिर्फ 50% ही पे करना है, यानी कि पूरा पे नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें PYQ जरूर करने चाहिए। देखिए अभी मैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है कि ना, ठीक है। PYQ मतलब प्रीवियस, यानी कि पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो ये क्या है कि अगर जो स्टूडेंट PYQ लगा रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो PYQ लगा रहा है, तो उसका कहीं भी अगर वो कोई ये कहता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर PYQ वो एकदम दिमाग से यानी कि कंसंट्रेशन के साथ लगा रहा है, तो मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ कि उसका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि भैया वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीका यही होता है कि जो भी हमने न्यू कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीका अगर मैं बात करती हूँ कि जितना भी हमने न्यू कंटेंट पढ़ा है, हम उस न्यू कंटेंट का PYQ जरूर लगाएं। अगर हम उस न्यू कंटेंट का PYQ नहीं लगा रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा रहे हैं अपनी उस डगर में, राइट। तो वो लैक आपको नहीं करना है, वो मतलब प्रिपरेशन आपको पूरी रखनी है, तो PYQ जरूर करना। तो बच्चे देखिए, इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, बेसिकली जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे, तो उसमें हमें 2-3 चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे कि क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखिएगा, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि आप लोग जब भी इकोनॉमी स्टार्ट करें, मेरी जब इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है क्लास की खास बात यह है कि वी नो कि हमारी एग्ज़ाम वेटेज कितनी है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसका अच्छा खासा एग्ज़ाम वेटेज होता है, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम का वेटेज कितना है। विदाउट वेटेज नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम वेटेज आपको पता होना ही चाहिए एट एनी हाउ, ठीक है। तो याद रखिएगा हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपको वेटेज क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। विदाउट वेटेज के आप इसे नहीं करा पाएंगे, ठीक है, ना आप कर पाएंगे और ना ही इसे मैं करा पाऊंगी। तो वेटेज हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए, जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगी तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से किसका कितना वेटेज है। तो देखिए आप जब तैयारी कर ही रहे हो तो हर सब्जेक्ट की थोड़ा अवेयर होकर तैयारी करो। अवेयर तैयारी क्या कहती है कि जो पढ़ा दिया बस वही नहीं है सब कुछ, जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया नहीं। अब आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना है। क्या खेलना है, स्मार्ट खेलना है। आप लोगों को भी अपनी रिसर्च तैयार करनी है, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एक अच्छी रिसर्च कर पाता है, ठीक है। बिना रिसर्च वाला स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो एक अच्छी रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूँ। तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ, जब हमारा इस सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो आज ही कसम खा लीजिए, आज ही प्रण ले लीजिए, शपथ ले लीजिए। जो आपको करना है कि मैं अपनी पूरी निष्ठा से जब इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहा हूँ तो मैं PYQs को भी तैयार करूँगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ गई है? बिना PYQ के इसको करना बेकार है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये आप लोगों को ही मतलब याद रखना है कि बिना उसके हम लोग इसे तैयार कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मैं जनरली इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ना इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बहुत ही छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। गाइस एक सेकेंड बस।
ठीक है, तो हम इसे जीएस पेपर 3 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी को जो हम जीएस पेपर 3 के लिए कर रहे हैं, मैं आपको जीएस 3 के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस बता रही हूँ। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो हम कर रहे हैं जीएस पेपर 3 के तहत कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको सारा ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे आता है नेशनल इनकम एंड उसके प्रोडक्ट्स। तो पहला चैप्टर अगर देखिए, मैं तो आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊँगी कि छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे हम सीखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो भी एक स्मॉल टर्म्स होते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। जब मैं बात करती हूँ किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों का एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, देखिए याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, यानी कि जिसको करने के बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसके बदले में मुझे एक सर्टेन काइंड ऑफ मनी, यानी कि कुछ पैसा मिलेगा ना मुझे आपको पढ़ाने के बदले में, या फिर मैं ऐसे ही तो मैं भी नहीं पढ़ा रही होंगी, तो इसे आप क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वेयर द मनी इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, यानी कि इसको करने के बाद आपको कोई सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट बेसिकली इसमें मिलेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पहले चैप्टर में यही सब बताऊंगी मैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा बूस्ट करती हैं किसको, ह्यूमन कैपिटल को। किसको बूस्ट करती हैं, ह्यूमन कैपिटल को बेसिकली बूस्ट करती हैं, यानी कि मानव पूंजी को। ठीक है, क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा किसे बूस्ट करेंगी, मानव पूंजी को बूस्ट करेंगी। मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो होती है जनरली क्या होती है, एक ह्यूमन की, ठीक है मैम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, बिल्कुल अभी मैं कहना बताऊंगी। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब देखिए, आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपने अक्सर देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, एक छोटू सा बच्चा जो होता है, हम उसके बचपन से किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उसके सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं एक छोटे से बच्चे की, वो सबसे ज़्यादा ध्यान हम उसके या तो एजुकेशन पे देते हैं और या उसके हेल्थ पे देते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक छोटे से बच्चे की एजुकेशन पे बड़ा ही ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, और दूसरा हम क्या देते हैं, उसके हेल्थ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम उसके एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देते हैं, और दूसरा हम उसके हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, यानी कि उसकी शिक्षा और उसके स्वास्थ्य पे। हम क्यों छोटे से बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, हम उसको लगे रहेंगे, वो इधर से बेचारा निकल के आया, ये ले केला खा ले, उधर जा रहा है तो ये ले सेब खा ले, तो हम उसके ना मतलब इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किस पे ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी। उसका कारण क्या होता है, एजुकेशन या हेल्थ पे ध्यान देने का इसके कारण है क्योंकि अगर उस बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो वो एक स्किल्ड पर्सन में तब्दील हो जाएगी, यानी कि आगे चल के स्किल्ड बनेगा। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी तो काम कर पाएगा ना। अगर मान लीजिए मैं डेली बीमार रहती हूँ, अभी मैं बता रही हूँ, अभी रहमानी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेल्थ पे अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो स्किल्ड होने का क्या फ़ायदा, एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा, यानी कि मैं एक स्किल्ड पर्सन हूँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई क्योंकि मेरी बचपन से अच्छी एजुकेशन चली है, मैं एक सिस्टम से पढ़ी हूँ, तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, यानी कि आई एम द स्किल्ड पर्सन। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक स्किल्ड पर्सन हूँ। पर प्रॉब्लम द इज़ दैट, कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो मेरे स्किल्ड होने पर कोई सक्सेसफुलनेस नहीं होगी। इस एजुकेशन तभी सक्सेसफुल अच्छी होती है तब हेल्थ अच्छी होती है, राइट। तो अगर हेल्थ और स्किल ये दोनों अच्छी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक ह्यूमन क्या कर सकता है, एक ह्यूमन, एक इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकता है। क्या कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकता है। जब किसी पर्सन के द्वारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं तो हम उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। एक पर्सन के, एक मानव को, ठीक है, कैपिटल की तरह यूज़ करना। ठीक है, देखिए पीएचडी या पढ़ाई हर कोई इंसान करता है, राइट। पीएचडी हर कोई पढ़ता है, पढ़ाई हर कोई इंसान पढ़ता है, पर लेकिन क्या सब कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे ना। तो जितने प्रतिशत पर्सन्स कमाते हैं, यानी कि जो अपनी एजुकेशन का प्रयोग, स्किल्ड पर्सन जो होते हैं, अपनी एजुकेशन का प्रयोग कन्वर्ट इनटू द मनी, इकोनॉमिक, देश को सहारा दे रहे हैं, देश की ग्रोथ में सहारा दे रहे हैं, साथ ही अपनी भी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ कब होगी, एम्प्लॉयमेंट से होगी, जब आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगेंगे। दो तरह के पर्सन है, मैंने पीएचडी करी है, एक मेरी फ्रेंड ने भी पीएचडी करी है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बल्कि वो पढ़ा नहीं रही, वो
वो घर में काम कर रही है, वो घर में काम कर रही है, पर लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर रही। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, राइट, दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी स्किल का प्रयोग क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट इनटू द मनी, मनी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द ह्यूमन कैपिटल। तो आपकी इसको क्या कहते हैं, हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, राइट। आर्थिक गतिविधियां जब एक ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? वर्क दैट इन्वॉल्व्स मनी, बिल्कुल ठीक है, तो उसे हम वो कहते हैं। तो देखिए ये क्लास पर मेरी ह्यूमन कैपिटल पढ़ाने की नहीं है, दिस लेक्चर इज़ फॉर द मतलब थर्ड जीएस पेपर, ठीक है। तो तीसरे जीएस पेपर की हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है, तो तीसरे जीएस पेपर के लिए हम सिलेबस पे बात करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट चैप्टर मैं जो कराती हूँ जनरली आपके जीएस पेपर में है नहीं, पर लेकिन आपको वो पता होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो एक इकोनॉमी होती है। क्या होती है, इकोनॉमी। मैं इस स्टूडियो के अंदर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे लिए इकोनॉमी है, क्योंकि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ, राइट। पर इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड टर्म होती है जिसके अंदर ये सभी छोटी छोटी इकोनॉमीज आती हैं, राइट। हमारा पूरा देश पूरी इकोनॉमिक्स ही है, इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी इकोनॉमीज आती हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक्स होती है। जनरली इकोनॉमिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि अभी आपका टॉपिक नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करती हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग ये होता है कि जब चीज़ों की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे की जाती है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या तो इंडिविजुअल लेवल पे की जाए, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे की जाए या फिर किसी एक कंपनी के तौर पे की जाए। मान लीजिए कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, याद रखिएगा, जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल लेवल पे की जाती है, किस पे की जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे की जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे की जाती है, यानी कि आपके मेरे हमारे लेवल पे की जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझसे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, मुझसे सिर्फ और सिर्फ या तो आप प्रभावित हो रहे हैं या सिर्फ जो मुझे देख रहे हैं वही प्रभावित हो रहे हैं। क्या मेरे पढ़ाने की वजह से अगर पूनम मैम की क्लास 4 बजे है तो क्या पूरी देश भर के बच्चे 4 बजे बैठ जाते हैं कि चलो पूनम मैम की क्लास आ गई, ओजांग IAS एप्लीकेशन पे हमें पूनम मैम की क्लास देखनी है, नहीं देखती ना। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल है या एक ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है जिससे पूरी कंट्री में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सारी कंट्री में प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों पे जो मेरे से एसोसिएट हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन पे प्रभाव पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इसे आप हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके अपोजिट अगर मैं चलती हूँ, जब स्टडी क्या करी जाती है, एंटायर कंट्री के लेवल पे की जाती है। किसके लेवल पे की जाती है, जब चीज़ों की स्टडी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंट्री के लेवल पे कर रहे हैं। किसके लेवल पे कर रहे हैं, कंट्री के लेवल पे कर रहे हैं। सो दैट इज़ नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी का, मैं आपको माइक्रो का एग्जांपल देती हूँ। मेरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल माई कंपनी, माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो मेरी कंपनी है उसकी डिमांड गिर गई या सेल्स बढ़ गई, ठीक है, डिमांड गिर गई या सेल्स बढ़ गई, तो बच्चे वो एक माइक्रो इकोनॉमी का, मेरी कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, तो उससे पूरी कंट्री प्रभावित थोड़ी हो रही है, सिर्फ मेरी कंपनी प्रभावित हो रही है और उससे जुड़े लोग हो रहे हैं। पर उसके अपोजिट अगर मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई हो गई, तो क्या उससे सिर्फ एक वर्ग प्रभावित होता है, उससे तो पूरी कंट्री प्रभावित होती है। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन यानी कि जब नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी से प्रभावित कौन होगा, नोटबंदी से प्रभावित सब होंगे, राइट, इस कंट्री का हर एक पर्सन होगा। तो जिस चीज़ से प्रभावित, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको ऑल ओवर कंट्री को मतलब इफेक्ट करती है, जैसे देश का जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जैसे देश का जीडीपी, ये पूरी एंटायर कंट्री को क्या करता है, एंटायर कंट्री को इफेक्ट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और वो हमारी क्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री पे इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है,
ओवर कंट्री इफेक्ट होगा, बिल्कुल के नाथ। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन ऑन अ लार्ज लेवल, बिल्कुल बड़े लेवल पर, ठीक है। जो एक माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो एक छोटा लेवल होता है, यानी कि एक स्मॉल लेवल पे की जाती है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक हमेशा ब्रॉड लेवल पे की जाती है। किस पे की जाती है? ब्रॉड लेवल पे की जाती है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ गई है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज? सो प्लीज़ टेल मी एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। सो प्लीज़ टेल मी कि अगर किसी को लगता है कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो जल्दी से बता दीजिए। यस मैम, ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियरली समझ आ गया होगा, आपको चीज़ें क्लियरली पता लग गई होंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्रिस्टली क्लियर मैम, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे GS3 पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है मैम। श्रम शक्ति, श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है? इसे आप क्या कहते हैं? श्रम शक्ति जो होती है लेबर के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे श्रम शक्ति कहा जाता है। लेबर के द्वारा श्रम शक्ति मतलब लेबर, यानी कि ये जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो जनरली हम प्रोडक्शन के लिए 3 फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, ठीक है, और कैपिटल। प्रोडक्शन के फंक्शंस होते हैं 3। एक होती है लैंड, लैंड का मतलब भूमि। दूसरी होती है लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है? जो काम करने वाले लोग हैं, जो आगे चल के ह्यूमन कैपिटल को जन्म देते हैं। और कैपिटल, कैपिटल मतलब कि पैसा, कि पैसा कितना है, राइट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल जो होते हैं इसके प्रोडक्शन के फंक्शंस होते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे हम GS पेपर 3 के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हम इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेशनल इनकम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पहला जो टॉपिक आपका आएगा वो क्या आएगा? दैट इज़ आर नेशनल इनकम, ठीक है। ये जो पहला टॉपिक आएगा नेशनल इनकम, ठीक है। अब जरा समझ के देखिए कि नेशनल इनकम जनरली क्या होती है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया आप लोगों से। GDP डिफ्लेटर के बारे में पूछता है, ठीक है। किसके बारे में पूछता है? GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर के बारे में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पेपर में उठा है। GDP डिफ्लेटर मैम आप जो 10 बजे क्लास लेती हैं वो इस टाइम प्लीज़ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं। देखिए बिल्कुल हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्लासेस पे वर्क करेंगे, इतना ही कह सकूँगी और तो कुछ नहीं। तो अज़रा रहमानी। तो देखिए नेशनल इनकम की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये GDP डिफ्लेटर आपने कई बार वर्ड सुना होगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें छोटे छोटे ना आपके टर्म्स आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द GDP क्या होता है, ठीक है। इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि GDP क्या होता है, GDP क्या है, इसके बाद GNP क्या है। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आप लोग जानते हैं GDP क्या होता है? कितने लोगों को पता है GDP क्या होता है? ज़रा बताइए। GDP एक सिंपल वैल्यू होती है, याद रखिएगा। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे भी, आपको पता होना चाहिए। चलो आगे अगली मेरी क्लास के लिए ना प्रिपेयर करके आना कि हमारे देश का जो GDP है वो बेसिकली कितना है और किस हिसाब से GDP गिर रहा है या किस हिसाब से हमारे देश का GDP बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ना नॉलेज लेके आना। आज का ये होमवर्क है आपके। द मैम फाइनल वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड द नेशनल इनकम, कॉल द GDP। चलिए GDP मैंने पढ़ा है, वेरी गुड। देखिए GDP का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री की, ठीक है, एक कंट्री की ना जोग्राफिकल बाउंड्रीज, एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं? व्हाट इज़ द जोग्राफिकल बाउंड्रीज? जल थल वायु भूमि, दैट इज़ द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। हमारे देश की जितनी भी जल थल वायु भूमि होती है वो हमारे देश की जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, यानी कि जहाँ जहाँ पे उसका एरिया फैला हुआ। आपने आर्टिकल 1 पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही आपको दिया हुआ है कि हमारा जो भी एरिया है, हमारा जितना भी एरिया फैला हुआ है वो हमारी कंट्री के क्या होती है, वो हमारी कंट्री की होती है जोग्राफिकल एरिया, हम उसे बेसिकली कहते हैं। तो हमारी कंट्री के जो हमारी कंट्री में जितना भी जोग्राफिकल एरिया होता है, यानी कि उसका भौगोलिकल क्षेत्र, तो जितना भी हमारा जोग्राफिकल एरिया होता है, यानी कि जितना भी फैला हुआ है XYZ, उस हमारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने विद इन द मतलब एक कंट्री के जोग्राफिकल एरिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। किसके अंदर? एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फाइनेंशियल
ईयर के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री की जीडीपी होती है। हालांकि ये जो जीडीपी होती है ये कुछ मार्केट प्राइस पे अलग होती है, ठीक है, जिसे आप एक नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, मार्केट प्राइस वाली जीडीपी को जनरली हम इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी। और इसी में अगर हम निकालते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालते हैं तो ये हमारे देश का रियल जीडीपी होता है, और इनका ही जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। डिफरेंस यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एफ एफसी, ये जीडीपी डिफ्लेटर इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कंट्री की जीडीपी जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये आता है, एक जीडीपी होता है एक जीएनपी होता है, ग्रॉस मतलब नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ये जनरली, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं जनरली, अगर मैं जीएनपी की बात करती हूँ तो जो जीएनपी होता है, कई बार प्रश्न ये आपके पेपरों में पूछा गया है कि जीडीपी या जीएनपी, ठीक है, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी जो होता है इनमें से बेस्ट क्या होता है, जीडीपी ज़्यादा बेस्ट होता है या जीएनपी ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है, तो कौन सा हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा होता है, तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद पर कैपिटा इनकम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगली एक इसमें हम टर्म पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम। तो याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम, देखिए हायर पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, जिसे आप प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं हिंदी में। तो बच्चे देखिए किसी को इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कंप्लीट बाइलिंगुअल टीचर हूँ। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, देखिए पर कैपिटा इनकम की एक व्यक्ति मतलब कितना कमाता है, यानी कि पर पर्सन कितनी अर्निंग्स करता है, दैट इज़ अ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ऑलवेज इंडिकेट्स द हाई पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, ऑलवेज द हाई लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, बट लो पर कैपिटा इनकम ऑलवेज इंडिकेट द लो लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली इंडिकेट कैसे करता है कंट्री को, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को कवर आउट करने हैं। इसी के साथ साथ रियल और नॉमिनल इनकम का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो जीडीपी डिफ्लेटर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट का, इसकी रियल और नॉमिनल इनकम, सॉरी रियल एंड नॉमिनल जीडीपी जो होती है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो होती है ये किस तरीके से एक इंडियन इकोनॉमी को, ये किस तरीके से एक इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जीडीपी डिफ्लेटर किस तरीके से वर्क करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैम अगर हमें अपने देश के जीडीपी को बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना होगा। देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है ना, जीडीपी जनरली आपकी कंट्री की होती है, यानी कि जीडीपी हमारे देश का ही पैसा होता है। मैंने बोला ना कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स का मतलब विजिबल थिंग जो आपको दिख रही हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विसेज इज दैट गाइज जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ अ सर्विस, क्योंकि आपके मेरे अंदर कितना ज्ञान है आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर लेकिन यस कि मैं किस किस इक्विपमेंट से पढ़ा रही हूँ, मैं इस पेन से पढ़ा रही हूँ, इस बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैम 2 इक्विपमेंट से पढ़ा रही है या मैम 3 इक्विपमेंट से पढ़ा रही है। इज दैट क्लियर? तो जो हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज एक देश के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी से प्रोड्यूस हो या वो फॉरेन कंपनी से प्रोड्यूस हो, पर हमारे देश के होने चाहिए, तो वही हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी जीडीपी कहलाती है। क्या कहलाती है? जीडीपी। हमारी कंट्री में मान लीजिए कोई दूसरे देश का बंदा आके हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करके गया है, वो हमारी कंट्री की क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। तो जीडीपी का मतलब है इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए, डजेंट मैटर कौन सी कंपनी ने प्रोड्यूस किया, कहाँ की कंपनी ने प्रोड्यूस किया, बस और बस क्या होना चाहिए कि वो इंडिया से ही प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कहाँ से प्रोड्यूस होना चाहिए? इंडिया से प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी और जीएनपी दोनों अलग अलग होते हैं, पर खेलने वाली बात यही है कि हमारी कंट्री के लिए बेस्ट कौन सा है, जीडीपी बेस्ट है या जीएनपी बेस्ट है। ओके चलिए, तो
तो ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, अदर कॉन्सेप्ट एंड नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। तो इसमें हम बहुत सारी करेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इसका नाम है अदर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, अदर कॉन्सेप्ट एंड national concept, other concept of national income and प्रोडक्ट, राइट। इसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय और उत्पाद की अन्य अवधारणाएं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि शो डाउन बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ द शो डाउन, जिसे आप मंदी कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, संकुचन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन, की कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशंस में क्या होगा, व्हाट इज़ द रिसेशन, की रिसेशन बेसिकली क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्लाइन टू क्वार्टर और मोर देन 2 क्वार्टर, दैट इज़ कॉल्ड रिसेशन। कि जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 2 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से ज़्यादा कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता रहे, प्रोडक्ट मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए फ़ोन, ठीक है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 2 क्वार्टर और मोर देन 2 क्वार्टर, ठीक है, 2 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से ज़्यादा कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता रहे, ठीक है, बार बार गिरता चला जा रहा है, जब किसी भी प्रोडक्ट का जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेल्ट डाउन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिप्रेशन मेल्ट डाउन, कि ये डिप्रेशन मेल्ट डाउन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिप्रेशन मेल्ट डाउन, कि डिप्रेशन मेल्ट डाउन होता क्या है, व्हाट इज़ द डिप्रेशन मेल्ट डाउन, कि ये डिप्रेशन मेल्ट डाउन क्या होता है, राइट। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ जो होती है एंड ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। जनरली हम एक बात कह देते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ में एक्सेशन यानी कि कोई चीज़ बढ़ना, दैट इज़ ग्रोथ। अगर उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर उसमें ऐड हो गई है तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है, ये डेवलपमेंट कहलाती है। बट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है, आपके पास थोड़ा सा चावल था, उसमें 1 कटोरी चावल और डाल दिया तो 3 कटोरी की जगह अब 4 कटोरी चावल है, दैट इज़ अ ग्रोथ। पर लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि आपने कुछ उसमें अलग ऐड किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड की है, अब आपने उसमें क्या डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, दैट इज़ द डेवलपमेंट। ओके मैम, इफ़ एन इंडियन वर्क्स इन अनदर कंट्री देन विल हीज मनी बी काउंटेड द जीडीपी और इंडिया, नहीं, वो हमारे देश के जीएनपी में काउंट होगी, ठीक है, जो हमारे देश का जीएनपी होता है उसमें काउंट होती है। जीडीपी का मतलब जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है बस वही काउंट होगा। हमारे देश के जो लोग बाहर रहते हैं, हमारे लिए कमा रहे हैं, उनका पैसा काउंट नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए जीडीपी जीएनपी को ज़्यादा बेहतर इसीलिए माना जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन आता है, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए अगर किसी भी कंट्री को बेहतर बनाना है तो उसके ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा, एक मानव की, एक इंसान है, उसकी ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन मतलब उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर वो वर्क करता है तो सिर्फ उसको प्यार भरा माहौल ही नहीं चाहिए होता, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे अवधारणीय विकास कहते हैं। इस समय पे सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला सब टॉपिक है कि धारणीय विकास जनरली क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो इस पे हम लोग काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सबसे पहली बार 11th 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा बूस्ट किया गया था। 2007 से लेकर 2012 तक ये प्लान चला था। कौन सा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये सबसे ज़्यादा बूस्ट हुआ था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि आप इसे समावेशी विकास कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द समावेशी विकास, ठीक है। तो ये समावेशी विकास और इससे रिलेटेड जो भी मुख्य योजनाएं हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए
देखिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको, आप जब तक ना पैरामीटर नहीं समझोगे ना रहमानी, ये मैंने आपको एडवांस में जाके बता दिया, पर लेकिन हमें पहले पैरामीटर समझने पड़ेंगे, ठीक है। सारे पैरामीटर समझोगे, फिर ये मत पूछो कि मैम आप बताओ, फिर कंपेयर आप करने लग जाओगे, क्योंकि वो आपको आ गया ना, ठीक। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें सारे पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, राइट। बिना पैरामीटर समझे कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके करंट डाटा हमारा क्या कहता है, तो ये सारी चीज़ें हम ये हमारे 2 चैप्टर में करेंगे। ये 2 चैप्टर ही नहीं, ये आपके अच्छे खासे, यानी कि सबसे ज़्यादा गेन, सबसे ज़्यादा आपको मतलब जो पेपर में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा यही होता है। इसके बाद आता है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द पब्लिक फाइनेंस। जो थर्ड टॉपिक है वो आपका क्या है, पब्लिक फाइनेंस का है। किसका टॉपिक है, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये पब्लिक फाइनेंस, यानी कि आप बात करते हो सार्वजनिक वित्त के बारे में हम लोग बात करोगे। किसके बारे में बात करोगे, सार्वजनिक वित्त के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ये सार्वजनिक वित्त क्या होता है, ठीक है। तो हम सार्वजनिक वित्त के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ द पब्लिक फाइनेंस। की पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है, ठीक है, वो रेवेन्यू उसको कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वो कहाँ से आ रहा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है। जनरली हम इसमें बजट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बजट की बात करते हैं। और देखिए सरकार से बजट की जो रिलेटेड पॉलिसीज़ बनती हैं, सरकार की जो पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। जनरली क्या कहलाती हैं, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति, हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि राजकोषीय नीति किस तरीके से हमारे, देखिए याद रखिएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाए तब भी फिस्कल पॉलिसी काम आती है। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी उसके लिए जिम्मेदार है, पर लेकिन कई बार क्या होता है, जब सरकार अपने रिजर्व से मार्केट में पैसा डालती है तो उस समय पे फिस्कल पॉलिसी से पैसा लिया जाता है। तो वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो सब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैम आपकी ये क्लास मेंस की है क्या, देखिए यहाँ पे अभी ये जो मेरे को क्लास मिली है जीएस पेपर 3 के लिए मिली है, तो ये मैं आपको जीएस थर्ड के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस का बैच है, तो ये मैं आपको जीएस पेपर 3 के लिए बता रही हूँ इकोनॉमी, ठीक है। तो चलिए बाकी मैं एक बार और क्लियर कर लूँगी, ठीक है। इसके साथ आपके टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स बहुत सारे होते हैं, घाटे कई तरह के, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, देयर आर मैनी काइंड ऑफ डेफिसिट, तो वो हम लोग वहाँ पर डिस्कशन में करेंगे। तो गाइज़ अभी मैंने आज इसको इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जस्ट आप लोग 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, देन विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू सो मच गाइज़। और उसी के साथ साथ मैं अब आपको बता दूं, ये जो कोर्स है, ठीक है, ये बैच जो शुरू हो रहा है 26 सितंबर से, ये बैच हमारा आज से स्टार्ट हो गया। अगर आप इसमें पूनम 26 का कोड लगाते हैं, ठीक है, आप अगर ये बैच, इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो आपका ये जो बैच है ये जनरली अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं, इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें पूनम 26 का अगर कोड लगाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पर 50% ऑफ चल रहा है, पर लेकिन आपको ये कोड लगाना पड़ेगा तभी वो 50% मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इस पर आपका 50% ऑफ चल रहा है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और आपको इसमें आपको कितना 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच को 50% पे परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तो जब भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।